हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टी पीटी पेपर में। दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ हो गया था और यही वजह है कि उसके बाद के वीडियो नहीं बन पाए। तो ये वाली जो सीरीज़ है इसमें 1 से लेकर 60 तक हमने आपको आंसर की बता दी थी और अब उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, तो जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं है। तो जो ए वाला ऑप्शन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये तो हम लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये भी इनका वर्क है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑन द लेट मसाकर ऑफ पिडमॉन्ट, ये भी इनका वर्क है। और सी वाला ऑप्शन देखते हैं, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो ये वाली पोएम है, ये पहली पोएम मानी जाती है और ये जॉन मिल्टन ने जब लिखी थी जब ये 21 साल के थे और इनको काफ़ी तारीफ भी मिली थी इस पोएम के लिए। ठीक है, तो काफ़ी मशहूर हो गए थे। तो ये भी इनकी पोएम है और बहुत ही जानी मानी पोएम है। जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका अवतार कैसे हुआ है तो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये तीनों हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वर्क नहीं है। द पैशनेट पिलग्रिम, पैशनेट माने होता है जोशीला, पिलग्रिम माने होता है तीर्थयात्री। इसका ये मीनिंग हुआ, ये जोशीला तीर्थयात्री। इसको किसने लिखा है आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ये लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख लेना। फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 से 30 तक 1 से 30 तक क्वेश्चंस को बताया है, उसका सोल्यूशन बताया है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक बताया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 61 वाला। द पैशनेट पिलग्रिम्स इज़ ए कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स पब्लिश्ड इन 1599 बाय विलियम जगार्ड। तो विलियम जगार्ड ने इसको लिखा था और इसमें 20 पोएम्स थी और ये कब पब्लिश हुई है, 1599 में पब्लिश हुई थी। फिर इसमें आगे लिखा है, इनिशियली एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर को इन्होंने समर्पित की थी। ठीक है, तो ये हो गया। ओनली 5 पोएम्स आर डेडिकेटेड टू विलियम शेक्सपियर। ये इसमें जो 20 पोएम्स थी इसमें 5 पोएम विलियम शेक्सपियर को समर्पित की गई थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इन्होंने जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ए देखते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए प्रिकर्सर टू लिसिडस। तो प्रिकर्सर माने होता है कि जो पहले पोयम आई हो। ठीक है, पर ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो लिसिडस है वो पहले पब्लिश हुई है और ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाद में आई है। ठीक है, तो ये देखिए, जॉन मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये पब्लिश हुई है 1673 में पब्लिश हुई है। उसके बाद में लिसिडस आई है। सॉरी, जो 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 ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो बाद में पब्लिश हुई है, 1673 में पब्लिश हुई है। पर जो लिसिडस है वो उससे पहले ही पब्लिश हो गई है। तो इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो लिसिडस से पहले पब्लिश हुई है, पर ये गलत है। सो ए इज़ रॉन्ग। तो जो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद वाला देखते हैं। बी वाला है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए कर्टल सोनेट। तो कर्टल सोनेट नहीं है ये। ठीक है, कर्टल सोनेट नहीं है। इसमें जो कर्टल सोनेट होती है इसमें 10.5 लाइनें होती हैं। ठीक है, द कर्टल सोनेट इज ए फॉर्म इन्वेंटेड बाय जेरार्ड मैनले हॉपकिंस। तो जेरार्ड मैनले हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी एंड यूज्ड इन 3 ऑफ हिज पोएम्स, और 3 पोएम में पे उन्होंने इस्तेमाल किया था। इट कॉन्सिस्ट 10.5 लाइन सोनेट। और जैसा आप लोग जानते हैं कि सोनेट्स होती हैं उसमें 14 लाइन्स होती हैं, पर जो कर्टल सोनेट्स होती हैं उसमें 10.5 लाइनें होती हैं। सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है, और 11 भी हो सकती हैं ये भी कहा जाता है। ठीक है, पर 10.5 आप मान के चलिए। इट कॉन्सिस्ट 10.5 लाइन सोनेट। हॉपकिंस ओनली एग्जाम्पल द फॉर्म ऑफ पाइट ब्यूटी पीस एंड एश बोज। तो इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने 3 जगह इस्तेमाल किया था। 3 पोएम्स थी जो कर्टल सोनेट्स के रूप में इन्होंने लिखी थी। तो पहली वाली कौन सी थी, पाइट ब्यूटी, दूसरी वाली थी पीस, और तीसरी वाली थी एश बोज। ठीक है, तो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये कर्टल सोनेट नहीं है, ये पेट्रार्चन सोनेट है। ठीक है, और इसको लिखा गया है 14 लाइन्स में। जिस तरह की सोनेट्स होती हैं
तो उस तरह 14 लाइन्स में लिखा गया है। सो बी इज़ रॉन्ग, तो जो बी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है और हमें चुनना है सही को, ठीक है। तो बी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब एक बार डी देख लेते हैं। डी में तो कुछ है नहीं, नन ऑफ द अबव, तो ये है नहीं। सी वाला देख लेते हैं। मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल टू हिज सोनेट, तो इसमें कह रहे हैं कि जॉन मिल्टन ने टाइटल नहीं दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको किसी और ने दिया था। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, जिन लोगों ने इनकी किताबें बाद में पब्लिश की हैं, संकलित की हैं, एडिटर्स जो इनके थे, तो उन लोगों ने ये दिया था। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। ये इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब किसने दिया था आपको दिखा रहे हैं कि ये जो था किसने दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टॉपिक जो था। तो फ्रेंड यहाँ लिखा है इट इज़ पॉपुलरली गिवन द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस बट देयर इज़ नो एविडेंस दैट मिल्टन यूज दिस टाइटल। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जॉन मिल्टन ने ये टाइटल नहीं दिया था, नहीं यूज़ किया था। इट वॉज असाइंड ए सेंचुरी लेटर बाय थॉमस न्यूटन, तो थॉमस न्यूटन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस दिया था टॉपिक, ठीक है। इन इज 1761 एडिशन ऑफ मिल्टन पोएट्री, तो थॉमस न्यूटन जो है थे उन्होंने ये दिया था। और यही जब भी इस तरह का क्वेश्चन भविष्य में आता है कि जॉन मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसका टाइटल किसने दिया था, थॉमस न्यूटन, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको हमने 10 जगह से पता कर लिया है, बिल्कुल ये कन्फर्म है, थॉमस न्यूटन, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो सी पे टिक लगा देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, तो एन इवनिंग वॉक जो पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ये पोएम है एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू ए यंग लेडी, जो उसका पूरा नाम था एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू ए यंग लेडी, पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी थी, ये पूरा इसका नाम था। द यंग लेडी टू हुम दिस वाज एड्रेस्ड बाय माई सिस्टर, डोरोथी जो इनकी सिस्टर थी, तो उनको ये पोएम एड्रेस की गई थी, ठीक है। उनको ही ध्यान में रखकर उनसे कुछ कहना चाह रहे थे। तो जो पोएम एड्रेस किसको की गई है, डोरोथी को। और हम सभी ये जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी जो पोएम्स हैं वो जो उनकी सिस्टर थी डोरोथी, उनके साथ मिलकर लिखी है, उनके सहयोग से लिखी है, और कहीं ना कहीं इनकी सिस्टर का भी जिक्र आता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें। और जो इनकी सिस्टर थी ये भी पोएट थी, ठीक है। तो इन्होंने इसको एड्रेस किया है इस पोएम में। इट वाज कंपोज्ड एट स्कूल एंड ड्यूरिंग माई टू फर्स्ट कॉलेज वेकेशंस, और ये इन्होंने कब लिखी थी, जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो जब पहली बार 2 छुट्टियां पड़ी थी तो उसमें इन्होंने लिखी थी। तो आप लोग याद कर लीजिए, एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू ए यंग लेडी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और किसको एड्रेस है, इनकी बहन यानी कि डोरोथी को ये एड्रेस किया गया है इसमें, यानी कि उनसे कुछ कहा गया है, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी रचना नहीं लिखी है। तो फ्रेंड्स, ए द थॉर्न इन्होंने लिखा हुआ है, बी द इडियट बॉय भी लिखा है, साइमन ली ये भी लिखा हुआ है। अब बियॉन्ड, अब फ्रेंड्स बियॉन्ड किसने लिखी है ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि बियॉन्ड नाम से हजारों पोएम हैं, ठीक है। तो ये पता नहीं, इन्होंने अगर पूरा नाम अगर दिया होता तो हम आपको जरूर बताते कि ये किसने लिखा है, पर बियॉन्ड के नाम से हजारों पोएम है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा है कि किस राइटर ने इसको लिखी है और किस राइटर के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, वरना वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को एन एवर एंड्योरिंग मैन किसने कहा था। अब एंड्योरिंग मैन माने होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक चलता है उसको बोलते हैं एंड्योरिंग। और एवर एंड्योरिंग मैन का मतलब ये हुआ कि जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहे, जिसकी पोइट्री, जिसका साहित्य, जिसका लिटरेचर बहुत लंबे समय तक कायम रहे, उसको लोग पढ़ें और पीढ़ियों पर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनके ऊपर उसका बहुत ही गहरा असर जाए। तो यहाँ कहने का यही मीनिंग है इसका, एन एंड्योरिंग मैन, यानी कि जिसका लिखा हुआ बहुत समय तक पढ़ा जाए। तो ये किसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एस टी कॉलरिज ने ये कहा था, अपनी पोएम में कहा था। और आप लोग जानते होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज जो थे ये दोस्त थे, और दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड लिखा था, ठीक है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएम्स थी, एस टी कॉलरिज की बहुत ही कम पोएम थी, पर दोनों ने मिलकर लिखा था लिरिकल बैलेड। तो अब देख लेते हैं इन्होंने कहाँ पे कहा था। तो एस टी कॉलरिज, हाँ,
तो जो एस टी कोलरिज ने पोएम लिखी थी उसका क्या नाम था, टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम इज एस टी कोलरिज रेस्पॉन्स। ये जो पोएम थी उसका क्या नाम था, टू विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को एड्रेस किया गया था, इसमें उनसे कुछ कहा गया था। और ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा था, ये इन्होंने लिखा था प्रिल्यूड के रिस्पॉन्स में लिखा था। जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखी थी प्रिल्यूड द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखा था, ठीक है। और इसमें इन्होंने बहुत तारीफ़ की थी, क्योंकि एस टी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही पक्के दोस्त थे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि विरोध करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही बहुत पक्के दोस्त थे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने तारीफ़ की है, विलियम वर्ड्सवर्थ की तारीफ़ की है एंड हिज पोएटिक एबिलिटी, और काव्य रचना की इनके अंदर जो शक्ति थी, जो काव्य कविता लिखने की जो शक्ति थी, उसके बारे में इन्होंने बताया है। कोलरिज फाइंड्स वर्ड्सवर्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर यूनिक, और एस टी कोलरिज कहते थे कि ये जो नेचर के बारे में लिखते हैं वो बिल्कुल अद्भुत है, यूनिक लिखते हैं, ठीक है। जो भी ये मतलब जो इन्होंने जो भी लिखा है बहुत यूनिक लिखा है। एंड emphasizes थ्रू आउट द पोएम हिज अचीवमेंट, और इन्होंने कुल मिला के बहुत तारीफ़ की है और क्या क्या उपलब्धियां हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। फ्रेंड्स ये पेपर मतलब कि ये पेपर काफ़ी आसान है, कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। जैसे ही आप इसको देखेंगे ए मॉडर्न कॉमेडी, तुरंत आप जान जाएंगे कि ये तो जॉन गैल्सवर्दी की बात हो रही है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर पढ़ा होगा। फोरसाइट सागा जो है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा ए मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है। तो ये नॉवेल है, जो जॉन गैल्सवर्दी थे ये प्ले रिट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे, और नॉवलिस्ट के रूप में ये बहुत 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 प्रसिद्ध हुए हैं। और फोरसाइट सागा इनका बहुत ही प्रसिद्ध ट्रायलॉजी है, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट हैं, इस तरह करके है। ए मॉडर्न कॉमेडी जॉन गैल्सवर्दी ने लिखी थी। जो क्या कहते हैं, जो इससे पहले वाला जो था एन एंड्योरिंग मैन वाला, तो आपको दिखा दें कि ये इनकी पोएम थी एस टी कोलरिज की, और इसमें एक बीच में लाइन आती है ऑफ एवर एंड्योरिंग मैन, ठीक है। इस शुरुआत कैसे होती है, ओ ग्रेट बार्ड, और इस पोएम में क्या इस नाम था, टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो ये मैंने और लिख लिया था, आपको दिखा देते हैं। तो इसमें ये एक लाइन आती है ऑफ एवर एंड्योरिंग मैन, जिसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। तो ये पोएम थी, ये हो गया। और ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है जॉन गैल्सवर्दी का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। जॉन गैल्सवर्दी आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। तो जॉन गैल्सवर्दी के जो आइडियाज़ हैं ड्रामा के संबंध में, नाटकों के संबंध में, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। द पेट्रिशियन ये इनका नॉवेल है। मेड इन वेटिंग ये भी इनका नॉवेल है। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट ये भी इनका नॉवेल है। तो जब 3 नॉवेल आप हटा देंगे तो आखिर में ये बचता है। तो कुल मिला के जो अच्छी चॉइस रहती है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी यही वो है, यही आंसर होगा। और इसके बारे में कहीं बहुत विस्तार में नहीं मिला है कि इन्होंने ड्रामा के संबंध में कुछ लिखा होगा, या कहीं भी लिखा भी होगा तो वो किसी किताब में कहीं दबा होगा। तो इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है, ठीक है। लेकिन आंसर के रूप में हम यही लगाएंगे, क्योंकि जो बाकी 3 है उसमें नॉवेल्स की बात की गई है, पर हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जॉन गैल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा के बारे में, नाटकों के बारे में इन्होंने अपने विचार कहाँ प्रस्तुत किए हैं। तो 3 को हटा देंगे तो ऑप्शन हमारा ए ही हो जाएगा। तो सही है, वो बिल्कुल ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कोक्सन इज ए कैरेक्टर इन। तो कोक्सन जो है कहाँ किरदार है, जस्टिस में है, ठीक है। ये जो विलियम फाल्डर जहाँ पे नौकरी करता है वहाँ पे ये मैनेजर होता है, वहाँ पे ये क्लर्क होता है, बाबू होता है, और यही सबसे पहले पता लगाता है कि विलियम फाल्डर ने फॉर्जरी की है। 9 का 90 दिखा दिया था उसने, ठीक है। तो फॉर्जरी की है यही पता लगाता है पहले। इसका पूरा क्या नाम था, रॉबर्ट कोक्सन। इसका पूरा क्या नाम था, रॉबर्ट कोक्सन। रॉबर्ट कोक्सन इज ए सीनियर क्लर्क इन द फर्म, जहाँ पे जो विलियम फाल्डर काम करता था, सीनियर क्लर्क था। ही सपोर्ट्स फाल्डर थ्रू द ट्रायल, और जब इसके ऊपर मुकदमा चलता है विलियम फाल्डर के ऊपर, तो वो ट्रायल में वो सपोर्ट करता है। वाइल ही इज़ इन प्रिजन एंड आफ्टर ही इज़ रिलीज, और जब विलियम फाल्डर जेल में बंद होता है तो भी ये कोक्सन सपोर्ट करता है। इसका पूरा क्या नाम था, रॉबर्ट कोक्सन, ठीक है। तो ये हो गया। और अब चलते हैं आगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट वाज ए फ्री एडेप्शन ऑफ। ये जो इनकी रचना है ये कहाँ से लिया गया था,
ये कहाँ से इसकी स्टोरी ली गई है या तो बोरो की गई है, ये कहाँ से मतलब लिया गया है, कुल मिला के ये पूछ रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, इसमें क्या कहते हैं, इसमें सही से जवाब कहीं मिलता नहीं है। जो ऑप्शन नंबर ए है इसके बारे में भी कहीं पता नहीं चलता है। जब इसके बारे में पता करते हैं लव्स लेबर लॉस्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है, ठीक है। और अगले जो हल्का सा भी थोड़ा सुराग मिल रहा है आंसर का, वो डी वाला ऑप्शन मिल रहा है। और विलियम शेक्सपियर का जो नाटक था ऑल इज़ वेल, तो वो जो था वो डिकैमरॉन बाय बोकासियो से लिया गया था, वहाँ से इंस्पायर्ड था। थोड़ा बहुत सबूत मिल रहा है, आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है लव्स लेबर लॉस्ट इज़ वन ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज़। और जो शुरुआत में जो उन्होंने कॉमेडीज़ लिखी है उसमें से है ये। और ये क्या कहते हैं, इसमें क्या स्टोरी है, यहाँ पे लिखा है इट फॉलोज द किंग ऑफ नेवेर एंड हिज थ्री कंपेनियंस एंड दे अटेम्प्ट टू स्वेयर ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन फॉर 3 years ऑफ स्टडी एंड फास्टिंग। तो ये जो है ये किंग ऑफ नेवेर के बारे में है और उनके 3 दोस्तों के बारे में है, ठीक है। जो ये मतलब जो फैसला करते हैं कि वो 3 साल तक औरतों से दूर रहेंगे और वो पढ़ाई करेंगे और फास्ट करेंगे, यानी कि व्रत रखेंगे। ये इस तरह की इसमें कहानी है, ठीक है। ये इस तरह की इसमें स्टोरी है और ये इसके बारे में कहीं मालूम नहीं पड़ता है। और जब आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ से इसमें ऑल इज लेबर वाला दिखा रहे हैं। यहाँ पे खाली ये देखिए, टू प्लेस ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड लेबर लव लेबर लॉस्ट। तो इसमें लिखा है कि द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ बोकासियो, ठीक है। तो पहले जो विलियम शेक्सपियर का जो पहला नाटक था ऑल इज वेल, वो बोकासियो की जो स्टोरी थी डिकैमरॉन, उसके ऊपर आधारित था, ठीक है। लव लेबर लॉस से उसका कोई संबंध नहीं था। पर इसमें जो आंसर की बात कर रहे हैं तो आंसर के रूप में हो सकता है कि डी वाले को जो आयोग है वो आंसर मान ले, पर ये भी उसका सोर्स नहीं है, ठीक है। लव लेबर लॉस्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। पर जो विलियम शेक्सपियर का जो नाटक ऑल इज वेल है वो किससे प्रेरित है, डिकैमरॉन बाय बोकासियो से प्रेरित है। तो हो सकता है कि डी वाला आंसर हो जाए, ठीक है। और ABC तो उसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हो गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर हिज कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजिडियन विलियम शेक्सपियर स्लीप अलोन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने संगमरमर के पत्थरों के अंदर वो महान ट्रेजिडियन जो ट्रेजिडी लिखता था विलियम शेक्सपियर सो रहा है अकेले। तो ये किसने कहा था? तो फ्रेंड सही जवाब है, ये कहा था विलियम बास ने कहा था, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है विलियम बास ने ये कहा था। आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो पोयम थी इसमें क्या पोयम का जो नाम क्या है कि ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर ही डाइड इन अप्रैल 1616, पोयम बाय विलियम बास ने ये पोयम लिखी थी जिसका ये पूरा टाइटल है, ठीक है। क्योंकि उस समय ये होता था कि जो पहली लाइन होती थी वही पोयम का टाइटल बन जाती थी। तो ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर ही डाइड अप्रैल 1616 ये इसका टाइटल था। और ये जो वर्क था ये कहाँ प्रिंट हुआ था? जॉन डन के वर्क में ये प्रिंट हुआ था 1633 में, ठीक है। ये जो पोयम थी विलियम बास की, ये जॉन डन के वर्क में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया। आप चलते हैं आगे। ये इनकी पोयम है, ये जो पोयम है ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर ही डाइड, ये जो पूरी पोयम है ये हमने यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ ले ली हैं। तो इसमें ये येलो में जो लिखा हुआ है अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप रेयर ट्रेजिडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। यहाँ पे क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि संगमरमर के पत्थरों के अंदर वो जो रेयर मतलब कि दुर्लभ ट्रेजिडियन था, जो ट्रेजिडी लिखने वाला लेखक था शेक्सपियर, वो अकेले सो रहा है, ठीक है। तो ये लाइनें यहाँ पर आती हैं, विलियम बास, ये याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। और अब चलते हैं आगे। तो पेज नंबर 11 एक बार खोलते हैं।
तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। किसने कहा था कि अपस्टार्ट क्रो यानी कि घमंडी कौवा, विलियम शेक्सपियर को घमंडी कौवा किसने कहा था? ठीक है, तो ये सही जवाब है रॉबर्ट ग्रीन। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि जो रॉबर्ट ग्रीन था वो इन लोगों को पसंद नहीं करता था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन कहता था कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, ये इन्होंने जो भी नाटक लिखे हैं ये कहीं ना कहीं से इन्होंने आइडिया लिया है या इन्होंने चुराए हैं, पर ऐसी बात नहीं है। जो विलियम शेक्सपियर ने केवल थोड़ा सा आइडिया लिया था, पर जितना भी इन्होंने लिखा है बहुत ही मौलिक लिखा है, इनका खुद का लेखन है। ठीक है, तो रॉबर्ट ग्रीन जो था इनका समझ लीजिए कि दुश्मन था, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो उसने उसका कोई वर्क था, उसमें उसने लिखा था अपस्टार्ट क्रो कह के इनको संबोधित किया था, यानी घमंडी कौवा। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, हु रिमार्क अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो। ये निम्न कथन किसने कहे हैं? माई फादर डेस्टिन्ड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर विच आई एम्ब्रेस्ड विद सच ए एविडिटी। मेरे पिता का कहना था कि मुझको साहित्य पढ़ना चाहिए, और फिर बाद में मैंने साहित्य को इम्ब्रेस कर लिया, यानी कि मैंने गले लगा लिया और साहित्य पढ़ने लगा, लिखने लगा। दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12, और 12 साल से ही मैंने साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट, और आधी रात तक मैं पढ़ता रहता था और किताबें नहीं छोड़ता था। ये किसका कथन है? तो सही जवाब है जॉन मिल्टन। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था ये जॉन मिल्टन का था, और जॉन मिल्टन बहुत अधिक पढ़ाई करते थे और यही वजह थी कि वो ब्लाइंड हो गए थे, उनके आंखों की ज्योति चली गई थी, क्योंकि वो हमेशा वो पढ़ते रहते थे, ये भी माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर नंबर ए हो जाएगा जॉन मिल्टन। तो इसमें देख लेते हैं, रॉबर्ट ग्रीन वाला तो आपको बता ही दिया। जॉन मिल्टन, ठीक है, तो ये कहाँ पे कहा गया है? तो द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन रिटन बाय विलियम हैले। विलियम हैले ने इनकी जीवनी लिखी थी, द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन के नाम से, उसमें ये स्टेटमेंट आया है। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1796 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, और विलियम हैले ने इनको जॉन मिल्टन को क्या बोला है? ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर, महानतम इंग्लिश लेखक इन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और अब चलते हैं आगे। तो 72 हो गया, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, फॉर होम डिड विलियम शेक्सपियर स्पीक इन हिज फेमस लाइन दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। जो उसकी आत्मा थी वो मेरे लिए एक स्टार थी, एक तारा थी, और उसको देख देख के मैं जी रहा था, पर एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और जो कि बहुत दूर चली गई। तो ये पोयम ये किसके बारे में संबोधित कर रहे हैं? ठीक है, फॉर होम डिड, तो किसको संबोधित कर रहे हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ संबोधित कर रहे हैं जॉन मिल्टन को, और इन्होंने पोएम लिखी थी लंदन 1802। ठीक है, ये पोएम थी, और इसमें इन्होंने लिखा था कि जॉन मिल्टन यहाँ पे होते तो इंग्लैंड के लोगों को क्या कहते हैं, रास्ता दिखाते, और इंग्लैंड के लोग बहुत ही, उसमें लिखा था कि बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं, स्टैग्नेंट एज वाटर, जो मतलब इस तरह हो चुके हैं कि इनके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, विकास नहीं है, और इनके पास सभ्यता सब भूल चुके हैं, इस तरह की इसमें बात थी। ठीक है, तो जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। ये इनकी पोएम थी लंदन 1802 इज़ ए पोएम बाय, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था। और ये पोएम की कुछ लाइनें हैं। तो येलो वाली जो लाइन है, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और उसकी जो आत्मा थी मेरे लिए स्टार की तरह थी, मेरे लिए तारे की तरह थी। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो ये वाला आपको बता दिया, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। अब देखिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत आए हैं कि ये पोएम की थीम कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो जो इनकी रचना है पैराडाइज रिगेंड, उसकी थीम कहाँ से ली गई है? तो सही जवाब है बी, सेंट ल्यूक गॉस्पेल से ली गई है। ठीक है, सेंट ल्यूक गॉस्पेल। तो यहाँ पे लिखा है कि पैराडाइज लॉस्ट इज बेस्ड ऑन द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एज रिकाउंटेड इन द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। ये जो रचना गॉस्पेल ऑफ ल्यूक है, इसको ही टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट कहते थे, फिर बाद में इसको गॉस्पेल ऑफ ल्यूक कहने लगे। ठीक है, बस इतना हो गया कहाँ पे। और अब चलते हैं आगे
क्वेश्चन नंबर 75, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। मतलब अभी भी यहाँ पर दुख भरा संगीत है, मानवता का दुख भरा संगीत है। तो ये लाइन कहाँ आई है? तो टिंटन एबी में आई है। और फ्रेंड्स टिंटन एबी में इन्होंने नेचर के बारे में बहुत बताया है। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ये टिंटन एबी जाते थे और वहाँ के खंडरों में वहाँ पे जाके लेट जाते थे, विश्राम करते थे और अपना जो लेखन वाला काम है वो वहाँ पे भी करते थे, वहीं से ये आइडियाज़ लेते थे। ठीक है, तो वहाँ पे ये जाके बहुत समय बिताते थे। तो टिंटन एबी हो गया ये। तो जो पोयम है टिंटन एबी, उसके हमने कुछ लाइनें ली हैं। इसमें देखिए ये येलो वाली लाइन है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये उसी में आई थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। हमारा जो जीवन है वो किस तरह का है? एक नींद की तरह है, एक नींद की तरह है और फिर हम उसको सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये इमोर्टैलिटी ओड से लिया गया है। और इस पोएम में इन्होंने इन्होंने क्या कहा है कि जो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका कनेक्शन ईश्वर से होता है और उसके साथ में ईश्वर की आत्मा भी बढ़ती है। ठीक है, इस तरह की इसमें लाइन है। और फिर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को जो दिव्य दृष्टि होती है वो हम लोग खो देते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह का इसमें संदेश दिया गया है इमोर्टैलिटी एड में। देखें इसका, तो ये वाली पोएम है, इसका क्या नाम था? इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, शॉर्ट में इसको इमोर्टैलिटी ओड भी कह देते हैं। तो ये इसमें लाइन थी, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेस विद अस। यहाँ ईश्वर की बात की गई है कि उसकी आत्मा भी हम लोग के साथ बढ़ती है, बच्चों के साथ ईश्वर होता है। आवर लाइफ इज ए स्टार। ठीक है, तो ये लाइनें इसी में आती हैं। अब देखते हैं उसके आगे का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टोरल पोएम। पास्टोरल पोएम कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लिसिडस। ठीक है, जो यही क्वेश्चन थी, लिसिडस यही पास्टोरल पोएम थी। ठीक, तो इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था और इन्होंने किसके ऊपर लिखा था? अपने दोस्त के ऊपर लिखा था, एडवर्ड किंग के ऊपर, जो कि समुद्र में डूब गया था, उसकी मौत हो गई थी। आयरिश सी में के पास, समुद्र तट के पास वो डूब गया था। तो वो इनका बहुत ही खास दोस्त था, बहुत ही पक्का दोस्त था। तो उसके याद में इन्होंने पास्टोरल एलिजी लिखी है। पास्टोरल माने क्या हुआ? पास्टोरल माने जो गांव की लाइफ होती है उसको इन्होंने याद किया है, और एलिजी माने शोक गीत। ठीक है, ये कोई वैसी पोएम नहीं है, ये दुख मनाने वाली पोएम है। एलिजी है यानी कि शोक गीत है, और एडवर्ड किंग की याद में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और अगला आप लोग को ठीक है, चलिए ये हो गया। अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 78, लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड इन। ये तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, 1798, इसको तो हज़ारों बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस बार पेपर ये काफ़ी आसान आया था, ये बहुत अच्छी बात है। लिरिकल बैलेट। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गैल्सवर्थी राइट। जॉन गैल्सवर्थी किस प्रकार के नाटक लिखते थे? तो फ्रेंड्स सही जवाब तो आप लोगों ने लगाया होगा प्रॉब्लम प्लेस, क्योंकि जॉन गैल्सवर्थी हमेशा रियलिस्टिक टाइप के नावल लिखते थे और उस समय क्या क्या समस्याएं थी उसके ऊपर इन्होंने लिखा था। ठीक है, और जो विक्टोरियन सोसाइटी थी उसमें जो उच्च घरानों की जो महिलाएं थीं उनको बोलने का अधिकार नहीं था, उसके ऊपर इन्होंने लिखा था। और जस्टिस के ऊपर लिखा था। उस समय जो इन्होंने जस्टिस नॉवेल लिखा था वो भी इन्होंने इस बात पे लिखा था क्योंकि उस समय जो प्रिजनर्स थे वो जेलों में बंद रहते थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई मुकदमा नहीं चलता था। तो एक छोटी सी बात पर भी इनको बहुत सालों तक जेल में बंद रखा जाता था। तो जस्टिस सिस्टम ऑफ इंग्लैंड वॉज वेरी बैड ऑन दैट टाइम्स। ठीक है, तो उस समय का जो जस्टिस सिस्टम था उसमें कई बुराइयां थी, तो उसको सुधार करने के लिए इन्होंने लिखा था। तो प्रॉब्लम प्लेस इन्होंने लिखे हैं ज़्यादातर। अब देखते हैं उससे आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस गलत है? यू हैव 20 रुपीज़, तुम्हारे पास 20 रुपये हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आई हैव 2 10 रुपी नोट,
मेरे पास 2 10 के नोट हैं। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये भी इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है। 2 10 रुपीज़ नोट, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो ये भी सही है। और डी वाला देख लेते हैं, मैनकाइंड इज डिमेंटेड, जो मानवता है वो शर्मसार हो गई है, ठीक है, या पागल हो गई है। मैनकाइंड इज डिमेंटेड, तो ये वाला क्वेश्चन भी सही है। तो सी वाला इसमें जवाब जो होगा, जो इसमें गलत है वो सी वाला गलत है, कि इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशन। तो यहाँ पे नेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कि 2 रुपीज़ नहीं लिखा है, सिर्फ रूपी लिखा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर नेशन होना चाहिए, नेशंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही सही है कि आंसर इसमें सी वाला हो जाएगा। 2 नेशन होता फिर ये सही हो जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स। अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो पहले वाले एडिशन में 10 बुक थी, फिर बाद में 12 बुक थी, तो आपको 12 पे ही लगाना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 12 पे लगाना है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट ए कॉमेडी। कॉमेडी कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स ये तो 100% लोगों ने सच ही लगाया होगा, जो सही है वही लगाया होगा। एज यू लाइक इट कॉमेडी है, 12th नाइट कॉमेडी है, ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स कॉमेडी है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा ये कॉमेडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मुख्य किरदार हैं वो मर जाते हैं, तो ये ट्रेजिडी हो गई। अब चलते हैं पेज नंबर 12 पर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 83 है, लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग। लिरिक जो है वो कौन सी शताब्दी में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? तो वो 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, प्रचलित थी, इसलिए आंसर नंबर बी हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 19th सेंचुरी में लिरिक को हम लोग क्या बोलते हैं? गीत काव्य, क्योंकि जिसमें कविता होती है वो गीतों के रूप में होती है, उसको गाया ही जाता है, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गीत काव्य। पोइट्री इज ए फॉर्मल टाइप ऑफ पोइट्री विच एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस और फीलिंग, टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन। और जो लिरिक होती थी इसमें फर्स्ट पर्सन के रूप में जो अपने पर्सनल इमोशंस होते हैं, भावों को व्यक्त किया जाता है। और जो भी इसमें वो रहेगा, जो भी इसमें कंटेंट रहेगा, वो कैसे रहेगा कि मैं उसको प्यार करता था, मैं उसको प्यार करती थी, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन इसमें अपनी बात कहता है, ठीक है। सेकंड थर्ड की कोई इसमें जगह नहीं है, और इसको कहते हैं गीत काव्य। और ये कब ये पॉपुलर हुई थी? इन यूरोप द लिरिक इमर्ज्ड एज द प्रिंसिपल पोएटिक फॉर्म ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। फिर आगे चल के क्या हुआ कि आगे चल के रोमांटिक लिरिक भी उसकी एक ब्रांच और आ गई, उसकी एक शाखा और आ गई है, रोमांटिक लिरिक। तो इसमें क्या कहते हैं, प्रेमिका वाली बात आ गई है इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे हो गया, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी फेमस थी, और कंसिस्टेड ऑफ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ द थॉट्स। और वहाँ पे भी रोमांटिक लिरिक में भी फर्स्ट पर्सन ही अपनी बात कहता था, यानी कि मैं कह के जो भी बात होगी वो मैं के द्वारा होगी, ठीक है। तो ये हो गया। और द फीलिंग्स वर एक्सट्रीम बट पर्सनल। इन्होंने अपने दिल जो स्पीकर अपने दिल में क्या बात कहना चाहता है वो उसके बारे में बताया गया है। तो 19th सेंचुरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी माने होता है एकांत में, रीपर माने होता है फसल काटने वाला। तो ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये तो बैलेड है, आप लोग जानते होंगे कि ये बैलेड है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था जब ये कहीं पे घूमने गए थे, ठीक है। स्कॉटलैंड का कोई गांव था, वहाँ पे ये घूमने गए थे, और साथ में इनकी सिस्टर भी थी, डोरोथी भी थी, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने किसी लड़की को गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए इन्होंने सुना था। फिर ये जो इसमें कहा गया है कि स्पीकर वहाँ रुक जाता है, उसका गाना सुनता है, और फिर वो फिर लोगों से और क्या कहता है कि अगर आप जा रहे हैं तो कृपया डिस्टर्ब ना करें, या तो गाना सुने या तो आप धीमे से निकल जाएं। इस तरह का इसमें कंटेंट है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। द सॉलिटरी रीपर इज़ ए बैलेड। तो सबसे पहली बात है कि ये बैलेड है, और बैलेड को क्या बोलते हैं? बैलेड के अंदर वीर रस होता है, ठीक है। इसमें जो बैलेड होता है वीर रस होता है, इसमें क्या कहते हैं वीरता वाली ज़्यादा बात की जाती है, इस तरह की इसमें है।
बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क। और इनका जाना माना काम है। द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय हिज एंड हिज सिस्टर डोरोथी स्टे एट द विलेज ऑफ स्ट्रैटायर इन द पैरिश ऑफ बाल्कीडर इन स्कॉटलैंड इन सितंबर 1803। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ कहीं घूमने गए थे किसी गांव में जो कि स्कॉटलैंड पे था, तो वहाँ पे ये देखते हैं और फिर उन्हें ये पोएम बना दी। तो ये उसमें हो गया। और फ्रेंड्स इसमें इसी पेपर में क्वेश्चन और आता है कि ये जो पोएम है, इन पोएम द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लास इज ए गर्ल फ्रॉम। इसमें पूछ रहे हैं जो लड़की गाना गा रही थी वो कहाँ की रहने वाली थी, तो ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। ठीक है, क्योंकि स्कॉटलैंड में अगर इन्होंने देखा है तो वो लड़की भी स्कॉटलैंड में रहती होगी, तो स्कॉटलैंड वाला आपको चुनना था। अब आप लोगों ने क्या चुना ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये बैलेट है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। डेस्डिमोना फेमस एक्सपीरियंस कैरेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो फ्रेंड्स 100% लोगों ने 99.99% लोगों ने इसको सही लगाया होगा। ओथेलो की ये पत्नी थी और ओथेलो ने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि ओथेलो इसके ऊपर शक करता था। और बॉलीवुड में जो पिक्चर है सैफ अली खान और अजय देवगन की पिक्चर है ओमकारा, वो ओथेलो पर ही आधारित है। ठीक है, तो उसमें भी यही होता है, जो अजय देवगन होता है वो करीना कपूर की हत्या कर देता है, गला घोट देता है उसका। तो वो जो स्टोरी है, फिल्म है, वो ओथेलो पर ही आधारित है। डेस्डिमोना नाम था उसकी पत्नी का। ठीक है, अब देख लेते हैं। डेस्डिमोना इज ए कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो। ओथेलो में किरदार है ये। और डेस्डिमोना इज ए वेनेशियन ब्यूटी हु इनरेजेस एंड डिसअपॉइंट्स हर फादर। और जो उसके फादर होते हैं, जो कि एक वेनेशियन सीनेटर होते हैं, एक मतलब बहुत ऊंचे पद पे होते हैं, वो शादी के लिए बिल्कुल भी क्या कहते हैं अपना सहमति नहीं देते हैं। तो वहाँ पे जो डेस्डिमोना होती है ओथेलो के साथ भाग जाती है, पलायन कर जाती है। और जो ओथेलो कौन था, मूरिश मैन था। ये मूरिश मैन था, सेना में था। ठीक है, तो वहाँ पे लोग भाग जाते हैं। तो वहाँ पे जो इसके फादर होते हैं डेस्डिमोना के, वो उसको श्राप देते हैं कि तुम खुश नहीं रहोगी। फिर आगे चल के बहुत दुख भरी इसमें स्टोरी है। ठीक है, तो इस तरह करके स्टोरी है इसमें। When her husband is deployed to Cyprus, और जो ओथेलो होता है जब उसको साइप्रस में मतलब लगा दिया जाता है, उसकी ड्यूटी वहाँ लगा दी जाती है, डेस्डिमोना accompanies her, और डेस्डिमोना भी वहाँ पे जाती है। There her husband is manipulated by his insane Iago। और इसमें जो सबसे बड़ा विलन है Iago, वो एक बहुत बड़ा वो बनाता है, षड्यंत्र बनाता है। और वो दिखाना चाहता है कि जो डेस्डिमोना है वो चरित्रहीन स्त्री है। ठीक है, तो कुल मिला के वो अपना उसमें कामयाब हो जाता है। एंड तो जो यागो होता है वो क्या करता है, इनटू बिलीविंग शी इज एन एडल्ट्रेस। और जो मतलब जो डेस्डिमोना है वो अच्छी औरत नहीं है, चरित्रहीन है, ऐसा बताता है। और फिर आखिरी में क्या होता है, इन द लास्ट एक्ट शी इज मर्डर्ड बाय हर स्ट्रेंज स्पाउस। और रंजिश के कारण मतलब ओथेलो हो जाता है, उसके अंदर मन में ईर्ष्या हो जाती है और वो रंजिश में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। ठीक है, ये इसमें पूरी स्टोरी है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि हमको ज़्यादा ही विस्तार से बता देते हैं। और अब देखते हैं इसके बाद वाला। ठीक है, तो 85 ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद का और बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा हो रहा है। थैंक यू।